Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Article 57 of Qanun-e-Shahadat Order. 7 है आर्टिकल 57 कानून शहादत जजमेंट एक्सेट्रा other than those mentioned in article 54 to 56 when relevant. Judgments, orders or decrees other than those mentioned in article 54, 55 and 56 are irrelevant unless the existence of such judgment, order, of decree is a fact in issue or is relevant under some other provision of this order. Article 57. क्या ये with regard to judgments? Judgment, decree, orders other than mentioned in Article 54, 55 and 56 are irrelevant unless the same is a fact in issue, यानी कि जो issue fact in issue हो, otherwise irrelevant है. Fact in issue means कि यानी कि जो वाक़यात या मामलात हैं उसी में रेलेवेंसी है, अदरवाइज नहीं. ऐसा नहीं है कि कोई अथॉरिटी या कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर डिक्री फैमिली कोर्ट की सिविल कोर्ट में दे दी जाए और सिविल कोर्ट की क्रिमिनल में दे दी जाए और क्रिमिनल की सिविल में, यानी कि फैक्ट इन इशू. अथॉरिटी जो भी सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट डिक्री ये वो रिलेवेंसी जब ही है जब वो रिलेवेंट हो, जब वो फैक्ट इन इशू की बाबत हो. अदरवाइज मतलब ये नहीं है कि सिविल की क्रिमिनल की सिविल ये हो. ठीक है. आर्टिकल 57. अच्छा, अब इसमें जो कुछ इलिस्ट्रेशन दी है तो ये भी देख. अब ये इलिस्ट्रेशन ये है कि इसी बुक में है ए एंड बी सेपरेटली सू सी फॉर ए लाइबिल विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम. सी इन ईच केस says that the matter alleged to be libelous is true and the circumstances are such that it is probably true in each case or in neither. A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between B and C. तो अब ये आई समझ में बात कि ए और बी ने सी के खिलाफ जो है डैमेजेस का अलग अलग केस किया, सेपरेट केस किया, और सी जो है उसमें मान लेता है कि इन सर्कमस्टांसेस में जो ये लाइबिल यानी कि तोहमत है अगलबन यानी प्रोबेबली दोनों में सही है या किसी में भी नहीं. तो इस सूरत में ए ने सी के खिलाफ जो डैमेजेस की डिक्री हासिल की हुई है तो वो सी जो है जस्टिफिकेशन देने में फेल हो गया. अब ये फैक्ट जो है इररिलेवेंट हो गया, यानी कि उसको जस्टिफाई तो करना है ना. अब ये नहीं है कि वो, क्योंकि ये अब इससे रेलेवेंसी बन नहीं रही है, तो ये फैक्ट जो है इररिलेवेंट है एज बिटवीन बी एंड सी. अच्छा, सेकंड इलस्ट्रेशन है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर एडल्ट्री विद सी. A's wife, B denies that C is A's wife, but the court convicts B of adultery. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she was never A's wife. The judgment against B is irrelevant as against C. तो ये जजमेंट इररिलेवेंट हुआ अगेंस्ट
सी, क्योंकि यहाँ ए का बी पर दावा है कि बी ने ए की वाइफ से एडल्ट्री या रेप किया। बी का कहना यह है कि ए सी की वाइफ ही नहीं है, लेकिन कन्विक्ट हो गया, कन्विक्शन हो गई कोर्ट से। लेकिन लेटर ऑन सी के खिलाफ उसने ए की जिंदगी में ही बी से निकाह कर लिया। तो अब सी कहती है कि वो कभी ए की वाइफ ही नहीं थी। तो अब बी को जो है कन्विक्शन वाला जजमेंट जो है वो सी के लिए इररेलेवेंट, सी के लिए इररेलेवेंट है, बी को जो कन्विक्शन हुई। ठीक, अब आते हैं बी के बाद, ये सी के बाद अब आ गया डी। डी है, ए हैज obtained a decree for the possession of land against B. C against B. C. B's son murders A. In consequence, the existence of the judgment is relevant as showing motive for a crime. तो ये जो है ये रिलेवेंट हुआ। क्यों रिलेवेंट हुआ? कि इसमें मोटिव आ रहा है कि ए ने बी के खिलाफ पोजीशन की डिक्री दी थी, जिसकी वजह से बी के बेटे ने ए को कत्ल कर दिया। तो अब ये रेलेवेंसी टू एस्टेब्लिश दी मोटिव, ये जजमेंट जो है रेलेवेंट है, क्योंकि इसमें जो मर्डर का मोटिव जो है वो पोजीशन की डिक्री है। तो ये इसमें रेलेवेंसी है। अब ई क्या है? अच्छा, सी डी हो गया, डी हो गया ऑब्टेन ए डिक्री। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट इज रेलेवेंट एज शोइंग मोटिव फॉर द क्राइम। ठीक है। अब ई, ए इज चार्ज्ड विद थेफ्ट एंड विद having been previously convicted of theft. The previous conviction is relevant as a fact in issue. Previous conviction is relevant as a fact in issue. फैक्ट इन इशू मतलब रेलेवेंट है, क्योंकि ए पर जो पहले भी थेफ्ट में कन्विक्टेड पर्सन है, थेफ्ट का केस बना तो उसने केस में पिछली कन्विक्शन भी पेश की, तो वो इज रेलेवेंट एज ए फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू है, अदरवाइज उसको इंडिपेंडेंट एविडेंस तो दे दी, लेकिन फैक्ट है, एक फैक्ट है कि ये जो है प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन है। अब है एफ, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। द फैक्ट दैट बी prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under Article 21 as showing the motive for the fact in issue. अब ये A जो है prosecuted for murder of B, इसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कि पहले बी ने ए को एक केस में कन्विक्ट कराया, तो इसलिए ये रेलेवेंट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कानून शहादत, क्योंकि ये मोटिव शो करता है। ठीक है। अब ये 57 के बाद है। अच्छा, अब इसी 57 पर एक अथॉरिटी है कि पर्सन, अथॉरिटी यानी पर्सन नॉट ए पार्टी टू अर्लियर लिस्ट फाइंडिंग नॉट बाइंडिंग, PLD 1995 लाहौर, पेज 541। यानी कि बाइंडिंग उसी पर है जो उस केस में पार्टी था, अगर पार्टी नहीं है तो बाइंडिंग ही नहीं है। ये लाहौर हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। अच्छा, अब आर्टिकल 58, फिफ्टी एट है फ्रॉड, fraud or collusion in obtaining judgment,
or incompetency of court may be proved. Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order, or decree which is relevant under Article 54, 55, or 56 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud और कोल्यूशन। अब ये जो फ्रॉड का जो इसमें एलिमेंट है, तो जजमेंट डिक्री और ऑर्डर अगर ऑब्टेन्ड है बाय फ्रॉड और कोल्यूशन, कोल्यूशन यानी मिली भगत, आर डिलीवर्ड बाय ए कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, तो ऐसा जो जजमेंट है, जो डिक्री या ऑर्डर जो ऑब्टेन किया गया बाय वे ऑफ फ्रॉड और कोल्यूशन आर डिलीवर्ड या उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो उस सूरत में ये जो है इस पर सबूत जाएगा बारे मतलब कि वो जो बंदा जो है उसको प्रूव करे, और वो जैसे सिविल में तो रेमेडी है 12(2) की, तो वो डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड अगर है तो वो 12(2) में जाएगा। लेकिन अगर इधर पोजीशन ये है कि वो जो है उसकी मतलब ऐसे जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें लिखा है आगे, वेयर ए पार्टी एलिजेस दैट एनी इजेक्टमेंट ऑर्डर और डिक्री हैज बीन डिलीवर्ड बाय ए कोर्ट not competent to deliver or the same has been obtained by fraud, onus to prove the allegation lies upon that party. अब ये ओनस किस पर है? उस पार्टी पर है जो ये कह रही है कि ये डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड है, एज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट 2001 MLD पेज 368। तो ऐसी डिक्री वो उधर सिविल में रेमेडी 12(2) की, लेकिन ये ऑनस ऑफ प्रूफ क्या है कि ये उस पर है जो ये कह रहा है कि ये डिक्री जो है ऑब्टेन की गई है बाय वे ऑफ फ्रॉड। अच्छा, अब इसके बाद है आर्टिकल 59, 58 के बाद है 59। तो अभी ये समझिए ना, ये 58 वाला जजमेंट जो ना इरेलीवेंट होगा अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि ये जजमेंट या डिक्री जो है ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ फ्रॉड, इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं होगी। अच्छा जी, अब आ जाए आर्टिकल 59, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अच्छा, व्हेन द कोर्ट has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or as to identify of handwriting or finger impression, or as to authenticity and integrity of electronic documents made by or through an information system. The opinions upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science, or art, or in questions as to identify of handwriting or finger impressions, or as to the functioning specifications, performing and operators of information system are relevant facts. Such persons are called experts. अब ये क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेरे ख्याल से हर बंदा जानता है कि किसी भी मैटर में एक्सपर्ट की ओपिनियन की अगर ज़रूरत है तो वो दी जाएगी। तो अब वो जो है एक्सपर्ट कौन है? मैं या आपको ये एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट वो है जो मतलब स्पेशली स्किल्ड उनकी इसमें हो, और वो
ओपिनियन जैसा कि ये है कि विद रिगार्ड टू पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, अगर कोई फॉरेन लॉ है उस पॉइंट पर भी ओपिनियन दी जा सकती कि भाई उस कंट्री के अंदर इसकी लीगल पोजीशन, जैसे वाइन है पाकिस्तान में इलीगल है, दूसरे कंट्री में लीगल है। इसी तरह कई केसेस ऐसे होते हैं जहां उसकी एविडेंशियरी वैल्यू उस कंट्री में है, इधर नहीं है। तो बहरहाल इस पर ओपिनियन दी जा सकती है फॉरेन लॉ। अब इस पर जो फॉरेन लॉ के एक्सपर्ट हैं, फिर कोई मैटर विद रिगार्ड टू अगर साइंस और आर्ट है तो जो साइंटिस्ट हैं उनकी ओपिनियन दी जाएगी। ठीक, फिर कोई क्योंकि कोई मैटर केस में ऐसा आ जाता है जो विद रिगार्ड टू साइंस या आर्ट हो। फिर है हैंड राइटिंग। अच्छा, हैंड राइटिंग का तो अक्सर ये होता है, और अक्सर लोग कह देते हैं कि भाई ये मेरी राइटिंग ही नहीं है, मेरी तहरीर ही नहीं है, तो उसमें भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाएगी। फिर फिंगर इम्प्रेशंस, जो उंगलियों के या अंगूठे के जो इम्प्रेशन है, वो भी एक जो एविडेंशियरी वैल्यू है, और उसके भी जो एक्सपर्ट हैं तो उनसे इसकी ओपिनियन ली जाएगी। नेक्स्ट है अथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसके भी जो एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से जो है उनकी ओपिनियन और उनकी एक्सपर्टी को इसमें यूज किया जाएगा। अब इसने बुक में जो इलिस्ट्रेशन दी है, तो ये है नंबर 1 है द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज काज्ड बाय पॉइजन। द ओपिनियन ऑफ experts as to the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant। अच्छा, अब इसमें एक्सपोर्ट की ओपिनियन क्या आएगी कि अगर ये पॉइजन जो है इससे हुई है, यानी काज्ड बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द सिम्पटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय व्हिच ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड आर रिलेवेंट। तो इसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन की रिलेवेंसी होगी। सेकंड इसमें है इलिस्ट्रेशन, द क्वेश्चन आवाज आ रही है? The question is whether A, at the time of doing a certain act, was a reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law. The opinion of experts upon the question whether the symptoms exhibited by A commonly show unsoundness of mind, and whether such unsoundness of mind usually renders persons incapable of knowing the nature of the acts which they do, or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law or relevant। अब ये भी रेलेवेंसी है, इसमें भी क्या है कि कोई किसी की मेंटल कैपेसिटी नहीं है, और तो अब उस मेंटल कैपेसिटी है या नहीं, तो वो भी तो कोई एक्सपर्ट ही बताएगा ना कि एट दैट टाइम जब वो इसने ये एक्ट किया या ये क्राइम किया, तो उसकी जो है मेंटल कैपेसिटी क्या थी, या that he was doing what was either wrong or contrary to law, या वो इस बात को समझता था कि ये चीज़ जो है गलत है और ये कानून की खिलाफ वर्जी। तो बहरहाल उसकी मेंटल कैपेसिटी और उसकी नॉलेज की बाबत जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन ही आएगी कि एट दैट टाइम इसकी मेंटल कैपेसिटी है। सी है द क्वेश्चन इज whether a certain document was written by A, another document is produced which is proved or admitted to have been written by A. The opinions of experts on the question whether the two documents were written by the same person or by different persons are relevant। अब इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी कि ये जो दो तहरीर हैं, जो दो डॉक्यूमेंट है, अब ये किसी एक ही बंदे की राइटिंग है या ये दो मुख्तलिफ बंदों की है। तो लिहाजा ये इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की रिलेवेंसी है।
ठीक है, थैंक यू फिर इंशाल्लाह टुमारो।